मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में जी 80, 81, 82 में जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करता था तो बहुत कई बार 3-3 दिन तक जब खाना नहीं मिलता था, जी पैसा नहीं होता था, क्योंकि मेरे पिताजी सिपाही थे। डॉक्टर ध्यानी यहाँ जो वाइस चांसलर हैं वो बैठे हैं। डॉक्टर ध्यानी उस समय पीएचडी कर रहे थे और मैं बीएससी में मैंने प्रवेश लिया था 1981 में। जी मैंने कई बार छात्र आंदोलनों को लेकर, छात्र समस्याओं को लेकर, जब मैं पहली बार 1981 में सिर्फ 1 महीना मुझे विश्वविद्यालय में हुआ था और मैंने विश्वविद्यालय के छात्र समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय में आमरण अनशन किया था। और जब 5वें दिन मैं बेहोश हो गया था तो पूरे छात्र वाइस चांसलर के घर का घेराव करके उन्होंने कहा अगर हरक सिंह रावत जी को कुछ हो गया तो इससे पहले कि हरक सिंह की अर्थी जाएगी, हम आपकी अर्थी को लेकर जाएंगे। और वहीं से मुझे 1981 उस छात्र आंदोलन से ही मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में, नगर मंत्री से लेकर संगठन मंत्री के रूप में मैंने काम किया जी। और गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार 1 साल के स्टैंडिंग के आधार पर मैं छात्र संघ का सीधे अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे ललिता भट्ट जी, वो एमएससी जियोलॉजी से थे, बीएड कर रहे थे जी। और तब छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मैं सीधे 1 साल के स्टैंडिंग पे गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। मुझे उस छात्र आंदोलन में बलि प्रथा को लेकर मैंने बहुत संघर्ष किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में केवल उस समय 2 बुक मिलती थी, तो मैंने पहली बार आंदोलन किया और बच्चों को 3 बुक दी जाएं। क्या बात है। इसी तरह 2 प्रैक्टिकल मैं देखिए, छात्र राजनीति से जो निकल के आता है ना, उसकी जमीन बड़ी मजबूत होती है। अब इसी में मैं आगे आपसे ये सवाल पूछने का मेरा आशय ये था, उसके पीछे मकसद ये था कि आपके साथ के बहुत सारे ऐसे जूनियर लोग जो मुख्यमंत्री बन गए, हरक सिंह रावत क्यों नहीं बने, ये मेरा सवाल। इस सवाल को पीछे पूछने का मेन मकसद मेरा ये था कि हरक सिंह रावत जो कि दरी बिछा के, चटाई बिछा के, आमरण अनशन करके, आंदोलन करके नेता बने, वो मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं बने, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें किसी के हाथ में नहीं होती हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। महत्वाकांक्षीहीन व्यक्ति खुद के लिए भी बोझ है, परिवार के लिए भी बोझ है, समाज और देश के लिए भी बोझ है जी। व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए जी, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। और हमने गीता में जब कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इस बात को कहते हैं कि जब भीष्म पितामह सामने होते हैं तो कृष्ण भगवान समझाते हैं कि भाई ये भीष्म पितामह जरूर हैं लेकिन इस समय शत्रु पक्ष में खड़े हैं। लेकिन उसमें हरक जी ये भी मैं बता दूं कि गीता में जो आपसे कहना चाह रहा हूं जी कि हमारा काम है कर्तव्य करना। हमने गीता में ये सीखा है और हम कर्तव्य करते चले जाते हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर महात्मा गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। जयप्रकाश अग्रवाल इस देश के अंदर कभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं रहे। लेकिन इस देश के अंदर जयप्रकाश जी का, महात्मा गांधी का जो सम्मान है वो शायद किसी बड़े नेता से, देश के किसी बड़े नेता से कम नहीं है। हरक जी देखिए, ऐसा है, वो जमाना, देखिए सुनिए, वो जमाना बदल गया, अभी जमाना दूसरा है। अभी ये मैं देखिए, गीता की बात आपने कही ना, गीता में जब तक मैं भी गीता का जवाब दे दूं आपको। गीता में जब तक अर्जुन श्री कृष्ण से ये नहीं कहते कि भगवान मेरा मार्गदर्शन करो ना, तब तक भगवान मार्गदर्शन नहीं करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, कर्तव्य तो आप कर रहे हैं लेकिन मार्गदर्शन जो है, मार्गदर्शन होना चाहिए। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हरक सिंह रावत को अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, उस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, मैं क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं जी, कोई पद बड़ा छोटा नहीं होता है। मुझे जब जो जिम्मेदारी मिली, उत्तराखंड के लोग जानते हैं, मुझे उत्तर प्रदेश में पहली बार मैं विधायक चुनकर गया जी। मैं 27 साल की उम्र में
उत्तर प्रदेश में पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने एक शुरुआत की। आम हमेशा होते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। मैंने सहारनपुर में आम महोत्सव शुरू किया। पतंग नवाबों के जमाने से लखनऊ में उड़ाई जाती थी, मैंने लखनऊ में पतंग महोत्सव शुरू किया। जी जी। इलाहाबाद में गंगा हमेशा से थी, मैंने वहाँ नौकायन महोत्सव शुरू किया। बद्र केदार हमेशा से था, मैंने बद्र केदार महोत्सव शुरू किया। तो और आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, मुझे राजस्व मंत्री के रूप में उत्तराखंड में काम करने का मौका मिला। तो आज भी किसी रेवेन्यू विभाग के पटवारी से लेकर चपरासी से लेकर एसडीएम को अगर आप पूछेंगे कि हरक सिंह रावत ने राजस्व मंत्री के रूप में पटवारी चौकियां बनाना, नई जिप्सियां देना, पुलिस के आधुनिकीकरण के नाम पे मैं आडवाणी जी से, जबकि वो भाजपा के प्रधानमंत्री गृह मंत्री थे और मैं कांग्रेस का मंत्री था, लेकिन उनसे व्यक्तिगत निवेदन से मैं पैसा लेकर आया और मैंने प्रदेश में राजस्व विभाग में आमूलचूल परिवर्तन किया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कोई पद बड़ा छोटा नहीं होता है। आपको जो जिम्मेदारी समाज सौंपे, जो भी आपको जिम्मेदारी मिले, उस जिम्मेदारी, कई बार पद बड़ा होता है लेकिन उस पद पे व्यक्ति बैठता है, उस पद की गरिमा कम हो जाती है। कई बार छोटे पद पर ऐसा व्यक्ति बैठ जाता है कि उसकी पद की गरिमा बढ़ जाती है। तो मैं इस बात को इसलिए महसूस करता हूं कि समाज हमको जो भी जिम्मेदारी दे, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि उस जिम्मेदारी पे लेकिन हरक जी, सीनियर जूनियर तो होता है ना जी, सीनियर जूनियर तो होता है ना भाई। ये इस बात का मलाल नहीं होगा मेरे मन में, अगर मैं संपादक हूं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का और हमारी जगह किसी और को बिठा दिया जाएगा तो मन में मलाल तो होगा ना, तकलीफ तो होगी। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि सीनियरिटी में इतना आगे रहने के बाद भी अरविंद चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी, अगर आप केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया जाए तो यमुना कॉलोनी में जहां मेरा घर है, मैं 2002 में उस घर में गया था, मेरे अड़ोसी पड़ोसी बदलते रहे लेकिन हरक सिंह रावत आज भी 20 साल से यमुना कॉलोनी में रह रहा है। पुष्कर, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, हरक सिंह इकलौते नेता होंगे उत्तराखंड में जो कहीं से भी लड़ जाए, कहा जाता है जीत जाएंगे, जो ये छात्र जीवन से बता रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, लेकिन मेरी बात का सार तो हरक भाई समझ रहे हैं, लेकिन अब भी उसका जवाब मंच पे न दे के किनारे दे दे वाला बात। ये मैं बोल दूं, ये मुख्यमंत्री अपनी साफगोई की वजह से नहीं बन पाए। अभी देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीधे कह दिया जेल में होते अगर मैं नहीं होता, कोई नहीं कह पाता। नहीं, ये बात तो सवाल नहीं, सवाल तो हमारा है कायम। हाँ। लेकिन पहले खत्म हो जाने दो। हाँ, आपने कहा कि आपने घर नहीं बदला, पड़ोसी बदल गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप मुख्यमंत्री या कोई पद छोड़ दें तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं 9वीं बार मैंने इस बार धामी जी के साथ जब शपथ ली है तो 9वीं बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली है। लोग एक बार अगर केवल मुख्यमंत्री नहीं बना तो लेकिन 9वीं बार मंत्री तो बनाओ। लोग एक बार मंत्री बनने के लिए चप्पलें घिस देते हैं। आप अगर माना लगातार एक न्यूज चैनल में संपादक हो गए और 9 न्यूज चैनलों में लगातार चैनल बदलते रहे लेकिन आप संपादक रहे, तो ये भी तो आपकी उपलब्धि है, ये भी तो आपकी उपलब्धि है। अब ये ठीक है, ये ठीक है कि आप अपना न्यूज चैनल शुरू नहीं कर पाए, अपना न्यूज चैनल शुरू नहीं कर पाए, लेकिन संपादक लंबे समय तक, ये भी तो आपकी खूबी है। हाँ, नहीं, ये आपने बहुत ही इसका अच्छा जवाब दिया, इसमें मुझे आपने शामिल कर दिया। देखिए, कुछ चीजें आपके हाथ में, देखिए मैं एक निवेदन करूं आपसे, सही कह रहे हैं, कर्म आपके हाथ में है। आप विधानसभा का चुनाव, आपका मैनेजमेंट वहां निर्भर करता है कि आप चुनाव कैसे लड़ते हैं। मैंने 2007 से लेकर 12 तक कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का नेता था। जी जी। हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं, उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि सदन से लेकर सड़कों तक जो लड़ाई मैंने लड़ी है उसका नतीजा था 2012 में कांग्रेस की सरकार आई। मुझे आनंद शर्मा जी ने बुला के कह दिया कि आप मुख्यमंत्री हो गए, आप अहमद पटेल जी आप इस दुनिया में नहीं, उनको धन्यवाद दे दो, गुलाम नबी जी को धन्यवाद दे दो। मैंने उनको धन्यवाद दे दिया। रात ही रात कुछ अचानक करवट बदली। मुझे रात को 1 बजे सुरेश पचौरी जी, जो उस समय कार्मिक मंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि कई बार थाली सामने होती है और आप चाहकर भी नहीं खा सकते, तो परिस्थितियां बन। तीरथ सिंह रावत मेरे विद्यार्थी रहा, मैं चीफ हॉस्टल वार्डन था यूनिवर्सिटी के अंदर। वो मेरे हॉस्टल में जो मेरा ऑफिस था हॉस्टल वार्डन का, मैंने उस ऑफिस से फर्नीचर हटाकर तीरथ सिंह रावत जी के लिए तकत डलाया, वहां रखा। धन सिंह मेरा बहुत जूनियर, मेरा बच्चे की तरह है। तीरथ रावत जी, जब मैंने 13 मार्च 1981 को
विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय में आंदोलन किया था, तब त्रिवेंद्र रावत तब आए थे। तो ये जब 91 में त्रिवेंद्र रावत जी जब मैं मंत्री था तो स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी के साथ वो जनसंपर्क अधिकारी थे। तो अब ये उनका भाग्य है, उनका भाग्य है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हरक भाई, आप भाग्य से मात खा रहे हैं, मुझे लग रहा है ना। अब मैं कर्म से मात नहीं खा रहे हैं। आपका कहना है कि आप गीता के अनुसार जो है अपने कर्म को किए जा रहे हैं, लेकिन भाग्य जब साथ देना होता है तो साथ दे नहीं रहा। एक बात कह रहा हूं जी कि परिस्थितियां बनती हैं। कई बार आप में बहुत प्रतिभा है, आप बहुत अच्छे रिपोर्टर हो, आपकी लेखनी में आपके एक्सप्लेन करने की क्षमता बहुत अच्छी है, जी जी, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है जी, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार आप संपादक नहीं हो पाते, और आपसे जूनियर व्यक्ति कई बार संपादक हो जाता है। अब मैं आपसे ये सवाल करूं। नहीं, सवाल तो देखिए ऐसा है कि मेरा पूछने का है, आपका तो जवाब देने का है। अब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं जी जी कि कुछ परिस्थितियां, मैंने कहा नहीं कि आदमी को एम बनाना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए जी, और लक्ष्य के हिसाब से जी जान से मेहनत करनी चाहिए। वो मैं करता हूं, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि अकेला उत्तराखंड में मैं पौड़ी, मेरा घर नहीं था, मैं पौड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश का जी। 2 बार पौड़ी से लोगों ने मुझे चुनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा जी। मैं लेसडॉन गया, मेरा घर नहीं था लेसडॉन। भारत सिंह रावत जी, स्वर्गीय भारत सिंह रावत जी वहां के स्थापित नेता थे, 5 बार के विधायक थे। मुझे पार्टी ने कहा वहां आपको चुनाव लड़ना है। भाई ये सारे गुण देख के ही तो ये बात मैं कर रहा हूं आपसे। ये इतनी सारे गुण, मैंने क्या कहा? मैंने 2 बातें कही। हमने एक सीनियरिटी की बात कही, हमने एक आपके काम करने के तरीके की बात कही, हमने एक बात ये कही कि भाई जमीन से जुड़कर आप राजनीति करने वाले कौन है? हरक सिंह रावत जी है। खैर चलिए, अगला सवाल मेरा ये है हरक जी, आजकल आप बहुत चर्चित हैं भाई, हर जगह हम लोग वीडियो आप ही का देख लेते हैं, और आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ती है। जैसे पुष्कर ने कहा कि भाई आपने जो है सीधा कहा कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत को अगर जेल से बचाने वाला कोई है तो वो हरक सिंह रावत है। ऐसा क्या हो गया था? देखिए, मैंने क्या कर दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत? मैं कोई बात बोलता हूं जी, मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक रहा हूं जी, 40 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है। अगर मैं कोई बात बोलता हूं तो बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं। जो बात मैंने उस दिन कही थी, मैं बिल्कुल सही बात बोली थी। मैंने आज चाहे हरीश रावत जी, त्रिवेंद्र रावत जी एक ही थाली एक ही बात बोले, इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस दिन मैंने हरीश रावत जी को यह समझाने की कोशिश की थी कि अगर आज आप त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ, डोयला विधानसभा चुनाव होने जा रहा था, हीरा सिंह बिष्ट के खिलाफ त्रिवेंद्र रावत भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे। हरीश रावत जी चाहते थे कि ढेंचा बीज में जी त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए और ये चुनाव न लड़ पाए। तो मैंने हरीश रावत जी से, त्रिवेंद्र रावत जी ने मुझसे सिफारिश नहीं की थी, लेकिन मैंने हरीश रावत जी से कहा कि आज हम अगर ये उत्तराखंड की राजनीति को गलत दिशा में ले जाएंगे तो कल जब हम विपक्ष में होंगे, कल दूसरी पार्टी की सरकार आएगी, वो भी हमारे खिलाफ ऐसे तरह करेंगे। तो उत्तराखंड बहुत छोटा सा प्रदेश है, इस प्रदेश की राजनीति को हमें, जब हम सरकार में ठीक है, जब चुनाव लड़े हम एक दूसरे के खिलाफ बोले, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाता है, हम सब मिलजुल कर उत्तराखंड कैसे तरक्की करे, उत्तराखंड कैसे स्वावलंबी बने, जी जी, उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड माता बहनें कैसे आत्मनिर्भर बने। ये देवभूमि केवल मंदिरों से देवभूमि नहीं होगी, जी जी, ये देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के कारण देवभूमि होगी। एकदम ठीक कहा आपने। और इसलिए मैंने ये कहा, मैंने बिल्कुल मुकदमा दर्ज करने के लिए, और मैंने पत्रावली पे लिखा कि नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो मैंने एक बात सच, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत आपका एहसान नहीं मानते हैं। अब देखिए, मैं नेकी करो खड्ड में डालो, मेरे कई बार बहुत हम लोग बोलचाल में कहते हैं किसी का हाथ खराब होता है कि जिसको। लेकिन हरक भाई एक बताइए कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ आए थे, उनको नेतृत्व जो है मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने जब घोषित किया, तो आपने ये उन नेतृत्व को नहीं बताया कि भैया एक बार पुरानी पत्रावली तो उठा के देख लो, पूरा इनका इतिहास तो पलट के देख लो, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उसका अतीत तो देख लो। तो बताना चाहिए था ना वो बात। देखिए, पार्टी, जब हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं तो पार्टी का एक अनुशासन होता है, और तो पार्टी नहीं, लेकिन अनुशासन तो होता है, लेकिन गलत काम कैसे करने देंगे? ये भी तो गलत है हरक भाई। अब देखिए, कई बार राजनीतिक में
आपको भी कड़वे घूंट पीने पड़ते होंगे, कई बार हमको भी पीने पड़ते हैं, कई हर बार हमारी मर्जी से कुछ हो जाए या हर चीज हमारी इच्छा से हो जाए। हर बच्चा चाहता है मैं आईएएस अफसर बनूं, मेहनत भी करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिविल सर्विस में सक्सेस हो जाए। मैं कई बार आईएएस अफसरों को जब बैठक लेता हूं तो मैं उनसे कहता हूं तुम ही दुनिया के अंदर होशियार नहीं हो। तुमने 15 सवाल याद किए थे जी, तुमने 15 सवाल याद किए थे, उसमें से 8 सवाल आ गए। जी जी एक ने 100 सवाल याद किए थे, उसमें 5 ही सवाल आए। जी जी, तुम मेरिट में आ गए, वो बेचारा मेरिट में पीछे रह गया है ना। तो ये कई बार परिस्थितियां बनती हैं कि आदमी बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जीवन में कई अभी बार हरक भाई के मन के सवाल आ नहीं रहे लग रहा परीक्षा में, मुझे लगता हाँ जी। है आपके मन के सवाल आ रही ना परीक्षा में, इसमें जो परीक्षाएं हो रही हैं इस समय चुनाव ये राजनीति की, उसमें आपके मन के सवाल नहीं आ रहे। हाँ क्या कह रहे हो पुष्कर, आप बताओ। नाम इन्हीं का चल रहा है घर वापसी के लिए। अच्छा इधर बीच मैं निवेदन करूंगा हरक भाई एक चीज और कह दूं मैं, अभी इधर बीच हम अभी कल परसों का वीडियो देख रहे थे जिसमें आपने एक कोई बात कह रही थी सैनिकों की बात थी, जिसमें आपने कहा कि भाई सरकार जो है नालायकों को सरकार दे दी, क्या कर दी उसका। देखिए मैं चतुर्वेद जी, मैं कई बार मुझे तरस आता उन लोगों पे। आप मेरा पूरा भाषण अगर आप सुनेंगे तो आप देखिए विरोधी कितने सक्रिय हैं आपको लेके। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए राजनीति में कहा जाता है चर्चा पर्चा खर्चा चलता रहना। जी जी एक चीज सुनो जी, मैं तो आभारी हूं उन विरोधियों का भी। कभी कोई न्यूज चैनल वाला, कोई अखबार, सोशल मीडिया मेरे खिलाफ कुछ चलाता है तो मैं उसको भी धन्यवाद कहता हूं। और आज तक कई बार नेता लोग उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करते हैं, मैंने आज तक किसी चैनल में, वो उसका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सच कह रहा हूं, आप मेरा पूरा भाषण अगर आप सुनेंगे तो मैंने किसी सरकार को नालायक नहीं कहा। मैंने एक उदाहरण दिया कि नारायण तिवारी मुख्यमंत्री थे, मैं भी उस पौड़ी के रामलला मैदान में जनसभा हो रही थी जी, मैंने नारायण तिवारी के सामने कहा, मैं विपक्ष का नेता था, मैंने विधानसभा में कहा जी कि अगर हंसा धनाई, बेलवंती चौहान, भाई बेंजवाल जी की आत्मा अगर ऊपर से कहीं देख रही होगी तो वो कह रही होगी क्या मैंने इसलिए उत्तराखंड के लिए हमने बलिदान दिया, इस उत्तराखंड के लिए बलिदान दिया। क्या राज्य बनने के बाद गांव में सड़क तो चली गई, गांव में बिजली तो चली गई, गांव में पेयजल योजना तो चली गई, लेकिन गांव के गांव खाली हो गए। पौड़ी जो उत्तराखंड आंदोलन का जन्मभूमि रही, आज पौड़ी सूना पड़ा हुआ है। पहले वहां गौशालाओं में भी लोग किराए में रहते थे, आज लोगों के घर किराए खाली पड़े। जबकि इस पूरे उत्तराखंड राज्य का आंदोलन, मैं उसमें पौड़ी से विधायक था, चींचा, पौड़ी, कांडे गांव की बहनें सबसे पहले अगर 1994 में सड़कों पर उतरी थी तो पौड़ी के लोगों ने सड़क संघर्ष किया था। लेकिन आज मैं एकेश्वर जाता हूं। एक बार जोरदार ताली हरक भाई के लिए बजाइए भाई, बहुत साफ गोई से बात करते हैं। देखिए ये बातें हमने भी सुनी मैंने इसलिए कहा जी जी कि मैंने कहा हंसा धनाई, बेलवंती चौहान, भाई बेंजवाल जिन्होंने उत्तराखंड के बलिदान दिया, जी हाँ जी हाँ, आज उनकी आत्मा रो रही होगी कि मैंने किन नालायकों के लिए उत्तराखंड मैंने बनाया। उसमें मैंने सब अपने को भी जोड़ा है, किसी सरकार के लिए, किसी मुख्यमंत्री के लिए। और 2005 का उदाहरण देकर, 2007 का उदाहरण जब खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा उदाहरण देकर कहा कि मैंने उस समय अपने भाषण में नहीं आपने ये नाम लिए थे, मैंने सुना था, इसमें कोई शक नहीं है। ये तीनों नाम आपने लिए थे जिनका अभी नाम आपने जिक्र किया। तो अब अगर कोई सोशल मीडिया में कोई न्यूज चैनल वाला मेरे उस बात को 2005 की बात को, 2007 की बात को विधानसभा में दिए भाषण का मैंने उदाहरण दिया और उस बात को कोई आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर कह दे तो फिर तो मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं चलिए, अब हम आपकी बात तो समझ गए, लेकिन पुष्कर के सवाल का जवाब मैं चाहूंगा। घर वापसी क्या होने की उम्मीद है क्या? देखिए मैं सही मायने में अब कौन सी घर वापसी की बात कर रहा हूं। मैं पहले भाजपा में था, मैं जन्म से भाजपा में रहा, 20 साल कांग्रेस में रहा, पिछले 6 सालों से भाजपा में हूं। अब आप कौन सी घर वापसी की बात कर रहे हो? मतलब दोनों इनका घर है, ये चिंता करने की इनका यमुना कॉलोनी का मकान तय है। नहीं मैंने क्या, मेरा घर उत्तराखंड है। हरक भाई ने क्या कह दिया? हरक भाई ने कह दिया भाई इतने साल भाजपा में रहे, इतने साल कांग्रेस में रहे, अब वो कौन सा घर है? एक बात मैं और कहना चाहता हूं, प्लीज, जो मैंने विधानसभा के अंदर भी कही, फिर मेरी बात को कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर कहेंगे। जी प्लीज, कि हम मां के पेट से ना भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में पैदा हुए, ना कांग्रेस के, ना यूकेडी, ना कम्युनिस्ट नेता के रूप में पैदा नहीं हुए।
हम मां के पेट से उत्तराखंडी पैदा हुए, देश के नागरिक के रूप में पैदा हुए। हमारी पहली जिम्मेदारी उत्तराखंड के लिए, पहली जिम्मेदारी देश के लिए, उसके बाद राजनीतिक दल के लिए। और ये मैंने हमेशा विधानसभा के अंदर भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, कोई मेरी इस बात को चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहे, ये तो रास्ते हैं। मकसद तो उत्तराखंड की तरक्की का है, मकसद तो उत्तराखंड के विकास का है जी। हम रास्ता कौन सा चुनते हैं कि किस राजनीतिक दल के माध्यम से हम उत्तराखंड के लिए काम करना चाहते हैं, रास्ता अलग हो सकता है, मकसद सबका एक है। चलिए हरक भाई, हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो मकसद है वो आप उसमें सफल हों, और हम ये उम्मीद करेंगे कि जिस साफगोई से, जिस बेबाकी से आप बात अपनी रखते हैं, मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर उत्साह जगा देता होगा। मैंने भी जब आपसे बात करने के पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो हमने कहा कि मुझे क्या पूछना चाहिए, तो हमने कहा कि हम शुरुआत आपके पुराने दिनों से करते हैं, क्योंकि पुराने दिन हमेशा कभी भूलता नहीं है, वो हमेशा याद आता रहता है, और वही शायद आपको ऊर्जा देने का काम करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जिस संघर्ष के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उसी संघर्ष के साथ जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप इंडिया न्यूज के मंच पे शामिल हुए, आपने अपना अमूल्य समय दिया। आपके शुभकामनाओं के साथ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसी पद पे पहुंचो ना पहुंचूं, लेकिन आपकी शुभकामनाएं, बद्री केदार की शुभकामनाएं ये चाहे कि मैं जो करना चाहता हूं उत्तराखंड के लिए, जो मन में एक पीड़ा है, मैं वो कर पाऊं, ये शुभकामनाएं आपकी चाहिए। और ये हरक जी, बहुत थैंक यू। हम उम्मीद करेंगे कि मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जैसा बेबाक और शानदार नेता बहुत कम होते हैं। मैं समझता हूं कि शायद इतिहास में आप हमेशा दर्ज रहेंगे हरक जी, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आगे भी हम लोग का ऐसे ही संवाद हो और ऐसे ही हम बेबाकी से आपसे बात करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।